नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल योयो बायो। आज के हमारे बायोलॉजी 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 के क्लास में आज हम बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में। हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट फ्लूइड दैट इज ब्लड। ये वीडियो स्कूल सेक्शन, कॉलेज सेक्शन, मेडिकल स्टूडेंट्स सभी के लिए है। इसका एडवांस्ड वीडियो, एडवांस लेक्चर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पर बेसिक पॉइंट्स ये सारे लेक्चर में कवर कर लेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा बट बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान दीजिएगा। ना ब्लड का डेफिनेशन क्या है बेटा? सो ब्लड इज डिफाइंड एज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। Blood is defined as fluid connective tissue. So this is the first point that we are supposed to know. Second point, study of blood is called as hematology. Study of blood is called as hematology. बायो में कभी भी हिमैट वर्ड आएगा ना, तो हिमैट ब्लड से रिलेटेड होता है बेटा, ओके। और इसीलिए जो ब्लड के विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं उसको हिमैटोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, सर हमारे शरीर में ब्लड कितना होता है? सो ऑन एन एवरेज वी हैव 4 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड। ऑन एन एवरेज पकड़ना है तो 5 लीटर्स, ओके। यानी अगर दुबला पतला शरीर रहेगा तो 4 लीटर, और थोड़ा ज्यादा शरीर है तो 6 लीटर। 4 से लेकर 6 लीटर खून होता है हमारे शरीर में। नेक्स्ट, ब्लड का पीएच क्या है? सो द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज 7.4, which indicates the fact that human blood is slightly alkaline. Okay, so human blood is slightly alkaline. The pH is 7.4. Next, very important point, blood is derived from which layer? Then it is derived from mesoderm. Okay, जब हमारा बॉडी बन रहा होता है, okay, inside the womb of our mother, हमारे माँ के गर्भ में जब हमारा शरीर बन रहा होता है तब 3 जर्मिनल लेयर्स बनती है। बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म, अंदर वाली लेयर एंडोडर्म और बीच वाली लेयर मीजोडर्म। और शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स इन 3 लेयर से ही बनते हैं बेटा, जिसमें से ब्लड बनता है मीजोडर्म से, ये याद रखने का। नेक्स्ट, अब ब्लड के अंदर क्या क्या है? सर ये आरबीसी क्या होता है? सर हमारे बॉडी में लड़ने का काम कौन करता है? सर मुझे गाजर खाने के लिए क्यों बोला डॉक्टर? ओके सर, हीमोग्लोबिन कम ज्यादा कब होता है? सर बॉडी में ऑक्सीजन इधर से उधर पहुंचाने का काम कौन करता है? सर मेरे एक रिलेटिव को डॉक्टर ने बोला ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। सर मेरे फ्रेंड के रिलेटिव को बोला उसको प्लेटलेट्स चढ़ाना पड़ेगा। सर डेंगू में प्लेटलेट्स क्यों कम हो जाता है? हमारे ब्लड का कलर रेड क्यों है? ओके सर, लोग ये जात धर्म की बात करते हैं, ओके। सो क्या ब्लड में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से ब्लैक्स लुक डिफरेंट, व्हाइट्स लुक डिफरेंट, ओके, क्रिश्चियनिटी हैव डिफरेंट ब्लड, और हिंदुइज्म हैव डिफरेंट ब्लड, और बुद्धिज्म हैव डिफरेंट ब्लड? सो सारे सवालों का जवाब हमको इस लेक्चर में मिलेगा बच्चों। सो ये लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनते जाओ। ब्लड का एक एक कंपोनेंट, एक एक कतरा, इसका डिटेलिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ब्लड को जब हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज यानी अगर ब्लड को हम टेस्ट ट्यूब में डाल के गोल गोल घुमाएं, ओके राइट, और उसके बाद फिर उसको स्टॉप कर दें। सो ब्लड में हम 2 ही चीज देखते हैं, जितने भी सेल वाले पार्ट है वो नीचे सेटल हो जाते हैं, और जितना भी पानी वाला हिस्सा है वो ऊपर रह जाता है बेटा। सो सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद ये पता चला है कि हमारे ब्लड में जो पानी वाला हिस्सा है उसको हम बोलेंगे प्लाज्मा, और जितने भी सेल्स हैं उसको हम बोलेंगे
फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स को कॉर्पसेल्स भी बोल सकते हैं। कॉर्पसेल्स का मतलब होता है सेल्स। अच्छा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारे ब्लड में 45% होता है। अब ब्लड में पानी कितना है? ब्लड में पानी होता है 55%। देखो, जस्ट पानी का प्रमाण ज्यादा है, इसलिए हमारा ब्लड काफी ज्यादा गाढ़ा होता है, विस्कस होता है। नेक्स्ट, ये जो ब्लड में पानी है, ओके, प्लाज्मा, इसका कलर क्या है? तो इसका कलर है स्ट्रॉ कलर। सो स्ट्रॉ कलर समझा नहीं मुझे? ओके, सो स्ट्रॉ कलर का मीनिंग है लाइट येलो, और यू कैन से पेल येलो इन कलर। सो अगर ब्लड में से हम लोग सारे सेल्स, सारे कॉर्पसेल्स को निकाल दें तो उसमें जो पानी रह जाता है वो है प्लाज्मा। अब सबसे पहले हम लोग प्लाज्मा के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा में 90 से लेकर 92% क्या है? बिस्लरी, पानी ना, देख ना बोर्ड पे बेटा। ओके, सो 90 से लेकर 92% सिर्फ वाटर है उसमें बेटा। नेक्स्ट, 6 से 8% हमारे प्लाज्मा में क्या होता है? प्रोटीन्स होता है। अब हमारे ब्लड में कौन से प्रोटीन्स है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले प्रोटीन का नाम है अल्बुमिन, जो कि 54% होता है। अल्ब्यूमिन प्रोटीन का काम क्या है? अल्ब्यूमिन प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक यानी पानी। अल्ब्यूमिन प्रोटीन ये तय करता है कि ब्लड वेसल के अंदर कितना पानी रहेगा और बाहर जो सेल्स और टिश्यूज है उनमें कितना पानी रहेगा। कितना पानी सेल्स और टिश्यूज से लेना है, कितना पानी उनको देना है, ये सब अल्ब्यूमिन प्रोटीन डिसाइड करता है। इसीलिए बच्चों, कई लोगों को जब प्रोटीन्स की कमी होती है तो उनके पैर सूज जाते हैं। ओके, अब ये पैर सूज जाता है, इसको इडीमा बोलते हैं। ये इडीमा होता है बिकॉज ऑफ हाइपोअल्ब्यूमिनिया। हाइपोअल्ब्यूमिनिया मींस अल्ब्यूमिन की मात्रा कम है बॉडी में और उसके वजह से बॉडी में सूजन आने लगता है। इसलिए प्रोटीन्स का खाना बहुत जरूरी है। प्रोटीन्स खाओ, भर भर के प्रोटीन्स खाओ, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ब्लड में दूसरा जो प्रोटीन है, तो ये पहला प्रोटीन दैट इज अल्ब्यूमिन। दूसरे प्रोटीन का नाम है ग्लोब्यूलिन, जो कि हमारे ब्लड में 38% होता है। सर, ग्लोब्यूलिन का क्या काम है? ग्लोब्यूलिन हमारे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करता है। अब ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की मदद से इम्यूनोग्लोब्यूलिन बनता है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो है ना, ये एंटीबॉडी है जो बैक्टीरिया से लड़ता है बेटा। एक किस्म से ये मान के चलो, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की बदौलत हमारे शरीर में रक्षक सेल्स बनते हैं जो कि बाहर के खराब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं बेटा। ओके, दैट इज ग्लोब्यूलिन। नेक्स्ट प्रोटीन दैट वी हैव इज फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन कितना होता है? 7% बेटा। और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का काम क्या है? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन इज कंसर्न्ड विद ब्लड क्लॉटिंग। ओके, नाउ ब्लड क्लॉटिंग का मतलब खून जम जाना। जब भी हमको थोड़ी सी चोट लगती है, समझो हमको नीडल प्रिक हुआ, तो उसमें से ऐसा नहीं है कि पूरा ब्लड निकल जाएगा, पूरा 5 लीटर खून बाहर नहीं। थोड़ी देर तक ब्लीडिंग होगा, उसके बाद तुम उसको दबाए रखो कुछ देर के लिए, उसके बाद ब्लीडिंग रुक जाएगा। ओके, ये ब्लीडिंग क्यों रुक जाता है? इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, और ये फाइब्रिनोजेन की बदौलत होता है। नेक्स्ट प्रोटीन का नाम है प्रोथ्रोम्बिन।
और एक लास्ट प्रोटीन है उसका नाम है प्रोपर्डिन। प्रोथ्रोम्बिन का काम भी सेम है लाइक फाइब्रिनोजेन, इट इज कंसर्न्ड विद ब्लड क्लॉटिंग। प्रोपर्डिन इज कंसर्न्ड विद इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम यानी बॉडी की लड़ने की मैकेनिज्म, ओके, बॉडी की लड़ने की क्षमता। सो दीज आर द प्रोटीन्स। प्रोथ्रोम्बिन और प्रोपर्डिन का परसेंटेज रिमेनिंग परसेंटेज है, ये याद रखने का बेटा। ओके, सो यहां हमने डिस्कस किया कि हमारे ब्लड में कौन से अलग अलग किस्म के प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट, मूविंग ऑन। अब इस प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर है, 6 to 8% प्रोटीन्स है। अब रहा बचा 1% इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है, जिसको हम मिनरल्स भी बोल सकते हैं। अब कौन से मिनरल्स हैं हमारे पास प्लाज्मा में? सो हमारे पास है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, और इसके अलावा क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट्स, आयरन। Fe मतलब आयरन, उसका असली नाम फेरम है बेटा। ओके, आयरन एंड फॉस्फेट्स, दैट इज PO4 3-। ओके, सो ये सारे मिनरल्स है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, आयरन एंड फॉस्फेट्स। ओके, फाइन। देन रहा बचा 1 to 2% we have अदर मटेरियल। सर ये अदर मटेरियल में क्या क्या आता है? अब ध्यान से सुनो। अदर मटेरियल में व्हाट वी हैव इज फूड। अब प्लाज्मा में फूड के नाम पे क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपल वर्जन है ग्लूकोज, प्रोटीन्स का सिंपल वर्जन है अमीनो एसिड्स, और फैट्स का सिंपल वर्जन है फैटी एसिड्स। ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स। ओके, यानी हम जो भी कुछ खाते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम से डाइजेस्ट होने के बाद, एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में जाता है, ब्लड में उसके प्लाज्मा में जाता है, और इसलिए हमारे प्लाज्मा में पोषण, न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स होता है। अच्छा, और तो और बहुत सारा कचरा भी होता है बेटा। अब कचरा में क्या क्या हो सकता है? यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन। ये तीनों ना नाइट्रोजिनस वेस्ट है बेटा, जो हमारे बॉडी में ही बनता है। सो यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन। देखो ब्लड का काम क्या है? ब्लड ना अच्छे मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करके सेल्स को देता है, और सेल्स के पास से कचरा, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन लेता है और जाके किडनी को देता है, ताकि किडनी इसको एक्सक्रीट कर सके बेटा। इसलिए वेस्ट प्रोडक्ट भी मिलेगा ब्लड में बेटा। अच्छा, अदर देन दैट और क्या होता है हमारे ब्लड में? सो हमारे ब्लड में तरह तरह के रेगुलेटर केमिकल्स होते हैं। सर रेगुलेटर केमिकल मतलब? अच्छा, यानी ब्लड में तरह तरह का विटामिन है बेटा। अच्छा, ब्लड में तरह तरह के हॉर्मोन्स हैं और तरह तरह के एंजाइम्स हैं। ओके, नेक्स्ट। सर इसके अलावा और क्या होगा ब्लड में? ब्लड में तरह तरह की गैसेस हैं। सर विच ऑल गैसेस? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। मेन ये 3 गैस याद रखो। अच्छा, इसके अलावा ब्लड में व्हाट यू विल फाइंड इज एंटीबॉडी। शॉर्ट में लिखा एंटीबॉडी, जिसका दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। ओके, अब देखो ना, एंटीबॉडी जो कि बैक्टीरिया से लड़ता है, उसका दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोब्यूलिन,
इसलिए ग्लोब्यूलिन प्रोटीन में हमने पढ़ा था, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, आखिरी बात, हमारे ब्लड में टोटल देयर आर 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम अलग अलग है, जो एडवांस लेक्चर्स में मैं तुमको सिखाऊंगा बेटा। ओके, यानी 13 ऐसे अलग अलग तरह के प्रोटीन्स हैं जो हमारे खून को जाम कर देगा। ओके, जो हमारे ब्लड को क्लॉट कर देगा ताकि हमारे शरीर से ब्लड लॉस ना हो। सोचो एक छोटा सा कट हुआ और पूरा 5 लीटर ब्लड बाहर बह जाएगा, तो ये तो गलत बात है ना। इसलिए ब्लड के अंदर 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स है जो वुंड को रिपेयर करते हैं और ब्लड को एकदम जेली जैसा बना देते हैं ताकि ज्यादा ब्लड लॉस ना हो बेटा। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं हमारा खून जम जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट यू आर सपोज्ड टू नो इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर ब्लड में से मैं ये सारे 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दूं, सो ब्लड माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स इज इक्वल टू सीरम। ओके, इंस्टेड ऑफ ब्लड यू कैन ऑल्सो रिमेंबर प्लाज्मा। सो ब्लड के प्लाज्मा में से अगर सारा क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दिया जाए, फिर जो पानी बचेगा ना उसको सीरम बोलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ब्लड में से आप 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दो, फिर जो पानी बचता है उसको सीरम बोलते हैं। सब तरह के ब्लड रिपोर्ट्स में देखो, जैसे डॉक्टर ने कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट करवाया ना, तो उसके आगे एस लिखा रहेगा, सीरम कोलेस्ट्रॉल। ओके, सीरम क्रिएटिनिन, सब जगह एस यानी सीरम। सो मेन टेस्टिंग ना सीरम में होता है, पहले क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दिया जाता है, फिर जो पानी बचता है ना उसमें टेस्टिंग करवाई जाती है। ओके फाइन, सो हमारा ब्लड का एक पोर्शन हो गया प्लाज्मा से रिलेटेड। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, we will go to the next part of the blood, that is formed elements which are also called as corpuscles। अब ब्लड में कौन से सेल्स हैं? सो हमारे ब्लड में we have RBC, we have WBC and we have platelets। सो ब्लड में 3 तरह के सेल्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। इसमें से बेटा आरबीसी का दूसरा नाम है, हाईफाई नाम है, एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। देख, आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स। क्या कहा मैंने? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, दैट इज डब्ल्यूबीसी। हिंदी में चलना है तो आरबीसी गोज एज एलआरके, एसआरके। सर एसआरके शाहरुख? नहीं, शाहरुख नहीं है, इट्स नॉट शाहरुख खान। ओके, इट इज सफेद रक्त कण। सफेद रक्त कण, सफेद मीन्स व्हाइट, रक्त मीन्स ब्लड, कण, कण मीन्स सेल। नाक से बोलने का कण, आई जस्ट लाइक टू प्रोनाउंस दिस। ओके, नेक्स्ट लाल रक्त कण। लाल रक्त कण मीन्स रेड ब्लड सेल। ओके, अब देखो कैसा ना, बायोलॉजी में कैसा होता है ना कि तुमको ना पूरा रेंज आना चाहिए, इजी से इजी गाउटी भाषा से लेकर प्रॉपर इंग्लिश से लेकर हाईफाई बायोलॉजिकल टर्म्स सब आना चाहिए। सो अगर तुम किसी सीधे साधे इंसान को समझा रहे हो ना कि ये क्या होता है, तो बोलने का लाल रक्त कण, हमारे रक्त में, ब्लड में लाल रंग के सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं लाल रक्त कण। इंग्लिश में रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कॉर्पसल्स, हाईफाई लैंग्वेज में एरिथ्रोसाइट्स। कैसा कि समझने का हाईफाई लैंग्वेज में, ये हम बायोलॉजी वालों की फितरत होती है कि हम हाईफाई लैंग्वेज समझते हैं और लोगों को आसान भाषा में समझाते हैं। उधर हाईफाई नहीं बोलने का। सपोज फॉर एग्जांपल डॉक्टर एक पेशेंट का ब्लड रिपोर्ट पढ़ रहा है और उसका आरबीसी कम है पेशेंट का, द पेशेंट इज वरीड कि डॉक्टर क्या हुआ है, एंड डॉक्टर सेज योर एरिथ्रोसाइट्स हैज डिक्रीज्ड।
तो पेशेंट और डर जाएगा ना, बोलेगा डॉक्टर क्या बहुत बड़ा बीमारी हुआ है मुझे, राइट। वही आसान भाषा में बोलने का, तुम्हारा लाल रक्त कण कम हो गया है, तुम ज्यादा से ज्यादा गाजर खाओ, ओके, ज्यादा से ज्यादा तुम आयरन वाले प्रोडक्ट्स खाओ, बढ़ जाएगा। सो ऐसा होता है बायो का लैंग्वेज, बायो का चाल चलन, ओके राइट। सो ये हाई फाई लैंग्वेज है। एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, सब में जो साइट्स आ रहे हैं, साइट्स का मतलब होता है मेच्योर सेल। एरिथ्रो मींस रेड, ल्यूको का मीनिंग इज व्हाइट, but WBCs are not white in color, they are colorless. color which color? Colorless. मस्त गेम खेलने का बेटा, ओके। थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स का जो पैकेट आता है ना, वो येलोइश कलर का रहता है, लाइट येलोइश कलर का रहता है। एनीवे, स्टार्टिंग विद आरबीसी नाउ। अब नॉर्मली हमारे ब्लड में कितना आरबीसी होता है? सो वी ऑल कंटेन अराउंड 5 to 5.5 मिलियन आरबीसीज पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। बाय हार्ट करना शुरू करो। नॉर्मली हमारे पास कितना WBC होता है? सो वी कंटेन 6000 to 8000 WBC पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। सर नॉर्मली प्लेटलेट्स कितने से कितना होना चाहिए? नॉर्मली प्लेटलेट्स 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक होना चाहिए। तो नॉर्मली वी हैव 1,50,000 to 3,50,000 प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, MM क्यूब, हाँ शॉर्ट में लिखा बेटा, ओके। अच्छा, अब मैं तेरे को इसका एग्जैक्ट लैंग्वेज सीखूं। मिलीमीटर क्यूब, ये क्या हुआ? ये वॉल्यूम हुआ। थोड़ा मैथ्स पे आते हैं। अगर मैं मीटर स्क्वायर लिखता हूं यानी सरफेस एरिया हुआ। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। यानी तुम्हारे मन में एक बॉक्स चल रहा है जिसका लेंथ अगर 1 मीटर है और ब्रेथ भी 1 मीटर है, तो उसके अंदर का एरिया कितना हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर। पर अगर मैं 1 मीटर क्यूब बोलूं, सो वो क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट हो जाएगा, यानी क्यूब बन जाएगा। और उसके अंदर कितनी जगह है वो क्यूब के अंदर, उसको हम वॉल्यूम बोलेंगे। सो जब मैं 1 मीटर क्यूब बोलता हूं, तब तुम एक क्यूब इमेजिन कर रहे हो जिसका लेंथ 1 मीटर है, ब्रेथ 1 मीटर है और उसका हाइट भी 1 मीटर है। सो उसके अंदर जितनी जगह है दैट इज 1 मीटर क्यूब। इस क्यूब में अगर मैं पानी भरूंगा, पूरा पानी भर दिया, तो कितना पानी मैंने भरा? 1 मीटर क्यूब। अब यही क्यूब को, मीटर तो बड़ा होता है, छोटा इमेजिन करो सेंटीमीटर, उससे छोटा इमेजिन करो मिलीमीटर। मिलीमीटर यानी एकदम छोटा लाइन। अपना जो स्केल रहता है ना 1 सेंटीमीटर का, उस पे 10 छोटे छोटे लाइन रहते हैं बेटा, ओके। सो 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस, सो उतना छोटा एक क्यूब इमेजिन करो। और उसमें कितना ब्लड होगा? सोचो, उतना छोटा सा क्यूब, उसमें कितना ब्लड होगा? 1 ड्रॉप से भी कम। और वो ब्लड के अंदर 5 से लेकर 5.5 मिलियन आरबीसीज होते हैं। उतने से छोटे से ब्लड के क्वांटिटी में 6000 से 8000 WBC होते हैं, यानी 6000 से 8000 शाहरुख खान होता है SR के, ओके। और उसमें 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख प्लेटलेट्स। ज्यादा बायो पढ़ेगा ना लो, तो या तो इससे प्यार हो जाएगा या तो पागल हो जाएगा। आगे बढ़, नेक्स्ट। अब आरबीसी का कैसा ना बेटा, दूसरी बात ये याद रखना है कि आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स ये सब के सब कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं हमारे रेड बोन मैरो में। अब रेड बोन मैरो क्या होता है ना, हर हड्डी के अंदर नरम मटेरियल रहता है जिसको बोलते हैं बोन मैरो। पढ़ना, बोन मैरो, हाँ, बोन मारो नहीं बोलने का, मारने का नहीं। बायो पीपल आर मैनर्ड पीपल, लड़ाई झगड़ा नहीं करने का, ओके। सो हड्डी के अंदर जो नरम मटेरियल होता है उसको बोलते हैं बोन मैरो। अब बेटा ये बोन मैरो 2 किस्म का होता है, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो में ना चर्बी बनता है, फैट्स बनता है। रेड बोन मैरो के जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स को हम लोग बोलेंगे स्टेम सेल्स, ओके।
और ये जो सेल्स होते हैं ना, ये सेल्स हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को बनाते हैं। वाह, आज की ताजा खबर, हमको ये पता चला बायोलॉजी में कि हमारा खून हमारे हड्डियों के अंदर बनता है। रिमेंबर दैट। और इस प्रोसेस को बोलते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज हीमोपोएसिस। जहां हीमो का मतलब होता है ब्लड, पोएसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, ब्लड फॉर्मेशन। अभी पोएट और पोयम स्कूल सेक्शन में तू पढ़ा है ना, इंग्लिश, हिंदी, मराठी लैंग्वेजेस। पोएट और पोयम, क्या क्या पोएट क्या करता है? सर पकाता है, ऐसा नहीं बोलने का। पोएट पोयम कंपोज करता है ना, यानी पोयम बनाता है, रचना करता है, फॉर्मेशन करता है, सिंथेसिस करता है। उसी प्रकार बेटा पोएसिस मींस फॉर्मेशन, हीमो मींस ब्लड। ये तुमको याद रखना है अच्छे से, ये समझा बेटा? अच्छा, अब हीमोपोएसिस यानी ब्लड फॉर्मेशन, यानी ये सब बनेगा, पर उसमें से खास अगर सिर्फ आरबीसी बन रहा है तो तुम उसको बोल सकते हो एरिथ्रोपोएसिस। अगर खास डब्ल्यूबीसी बन रहा है तो तुम उसको बोलने का ल्यूकोपोएसिस, और खास प्लेटलेट्स बन रहा है तो उसको बोलेंगे थ्रोम्बोपोएसिस। पोएसिस को मैं शॉर्ट में पी लिख रहा हूं। तुम नोट्स बनाओगे ना, प्रॉपर लिखना, बोर्ड कैसे थोड़ा लिमिटेड है ना, तुम बड़ा एक पेज पे लेके क्लासिफिकेशन अच्छे से फिलअप करना बेटा, सारा इंफॉर्मेशन एक प्रेजेंटेशन में, वेरी इंपॉर्टेंट। सो एरिथ्रोपोएसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ल्यूकोपोएसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोपोएसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स, हीमोपोएसिस मींस ब्लड फॉर्मेशन इन जनरल। ओके, नेक्स्ट। अब आरबीसी जो है ना वो रेड कलर का होता है। क्यों रेड कलर का होता है? क्योंकि उसके पास एक खास पिगमेंट है, एक खास केमिकल है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन को हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं HB, हीमोग्लोबिन। ओके, ये हीमोग्लोबिन नॉर्मली 14 से लेकर 16 ग्राम होना चाहिए, और आगे परसेंटेज लगा दिया, यानी परसेंट, पर सेंट मींस पर 100, सेंट मींस 100। क्रिकेट में सेंचुरी मारता है, सेंचुरी यानी 100 रन ना, सेंचुरी, सेंट, परसेंट यानी पर 100। सो पर 100 ml ऑफ ब्लड में हीमोग्लोबिन 14 से लेकर 16 ग्राम होता है। अब बेटा तेरे को एक एक्स्ट्रा बात सिखा दूं कि ये जो आरबीसी और हीमोग्लोबिन का वैल्यू हमने लिखा है ना, ये एवरेज लिखा है। ये वैल्यू मेल्स में ज्यादा होता है। सो मेल्स में है ना, आरबीसी का काउंट और हीमोग्लोबिन का काउंट कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा होगा, और फीमेल्स में यही आरबीसी और हीमोग्लोबिन का काउंट कंपैरेटिवली थोड़ा कम होगा। यानी महिलाओं में लाल रक्त कण, फीमेल्स में आरबीसी और हीमोग्लोबिन कम होता है। द रीजन इज reproductive females tend to bleed during menstruation, so because of periods, because of vaginal bleeding. Second, it is because of diet. Third, hereditary factors and environmental factors and diseases. Okay, so females में कैसा है ना, आरबीसी और हीमोग्लोबिन comparatively कम होता है। And other than that, many cultures and traditions where females, they are ideally given leftover food, where females are ideally eating late, okay, where females they get less preference, less quality of food, okay, and husbands, males and gender inequality, तो ये सब नहीं होना चाहिए। So biology सीखने के बाद whichever female you come across, make it a point that give her more preference, give her good food, fresh food, and बचा कुचा बासी food जाने दो कचरे के डब्बे में। You get that point? There should not be any inequality between two genders. Okay, in fact, if you see the RBC and the hemoglobin का value, then the female needs more nutritive support other than emotional support. Emotional support के बारे में अलग lecture बनाऊंगा, which is very complicated बेटा. Okay, आगे बढ़ते हैं. So that is hemoglobin. Next,
आरबीसी का लाइफ स्पैन इज 120 डेज। आरबीसी ना 120 दिन तक जिंदा रहता है। अभी भी इस वक्त इस टाइम पे तेरे ब्लड वेसल्स के अंदर जितने भी आरबीसी हैं वो सब अलग अलग उम्र वाले हैं। किसी के 60 दिन हुए हैं, किसी के 70 दिन हुए हैं। सम हैव कंप्लीटेड 80 डेज, 90 डेज, 100 डेज, 110 डेज। और इनमें से बहुत सारे आरबीसी जिनका 120 डेज खत्म हो चुका है ना, दे विल डाई। हर पल हमारे शरीर में, हमारे ब्लड वेसल, खून के नस के अंदर आरबीसी टूट रहे हैं। अभी जब मैं तुझे सिखा रहा हूं, तू ये जब सीख रहा है, तेरे नसों के अंदर अभी इस वक्त बहुत सारे आरबीसी मर गए। अगले सेकंड वापस बहुत सारे आरबीसी मर गए। अगले सेकंड हर पल आरबीसी मरते जा रहे हैं। मर रहे सारे आरबीसी मर रहे हैं। जिनका जिनका 120 दिन की उम्र पूरी हो चुकी है, दे आर डाइंग। तो बहुत बुरी बात है, तो गम की बात है। नाराज मत हो रे। अगर हर पल आरबीसी टूट रहे हैं तो नए आरबीसी बन भी रहे हैं तेरे बोन मैरो के अंदर। ये टूटना और बनना लगा रहता है। ओके, ये बायोलॉजी का खेल है बेटा। ओके, तो आरबीसी का लाइफ स्पैन इज 120 डेज। जिस आरबीसी की उम्र 120 दिन हो चुकी है, वो आरबीसी जब स्प्लीन में जाता है तो स्प्लीन उसको मार देता है। इसलिए स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान। सर ये स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन एक ऑर्गन है जो हमारे पेट में है ना, लेफ्ट साइड में रहता है। लीवर के सामने ही उसने अपना बंगला बनाया है हमारे पेट में बेटा। ओके, अब ये जो स्प्लीन है ना, इसके जो ब्लड वेसल्स है उसका डायमीटर बहुत पतला रहता है। और वो आरबीसी जिसका 120 दिन पूरा हो चुका है ना, जब ये स्प्लीन के ब्लड वेसल से जाता है ना तो अपने आप क्रश हो जाता है, उसमें से पास नहीं हो पाता है सही से बेटा। सो स्प्लीन इज कॉल्ड एज कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी, क्योंकि ये आरबीसी को मार देता है जिसका 120 दिन खत्म हो गया। सो स्प्लीन में से जब आरबीसी जाता है ना, तो स्प्लीन ना सब आरबीसी को चेक करता है। तेरी उम्र कितनी हुई, चल अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखा। तो बोलता है साहब मैं 40 दिन का हूँ। तो बोलता है तू जा मजा कर, पूरा बॉडी में घूम, हीमोग्लोबिन की मदद से तू ऑक्सीजन बांट सबको, जा कर्म कर। फिर नेक्स्ट आरबीसी आता है, कितना उम्र, साहब मेरा 120 दिन पूरा हो गया। हाँ वेरी गुड, चला चाचा को लो कॉर्नर में। फिर चाचा इज डिस्ट्रॉयड ओवर देयर। फिर चाचा का फोटो दीवार पे हार और अगरबत्ती के साथ। सो जो आरबीसी का 120 दिन पूरा हो चुका है वो आरबीसी को मार देता है। कौन मार देता है? स्प्लीन मार देता है। स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट बेटा, अब ये याद रखो कि आरबीसी जो है ना उसका शेप सर्कुलर है। अगर ऊपर से देखा तो ओके, और अगर साइड से देखेगा ना तो डंबल शेप का दिखता है। डंबल नहीं होते कसरत करने के लिए जिम में उठाते हैं बेटा, राइट? ओके, अभी ऐसा क्यों है? क्योंकि आरबीसी का शेप अगर हम लोग डिस्क्राइब करें, सो आरबीसी इज अ सर्कुलर and it is biconcave, circular and biconcave। मेरी बात ध्यान से सुनो। सर्कुलर यानी ये आरबीसी निकाला मैंने बाहर। सपोज तेरे दोस्त के शरीर से तूने एक आरबीसी बाहर निकाला विद परमिशन लेने का बेटा, और दोस्ती किया है तो मना भी नहीं करेंगे। आरबीसी निकाला, ये आरबीसी गोल होता है, सर्कुलर। सोचो आटा है, आटा गीला आटा होता है ना, आटा रखा, और आटे को ऊपर से दबा दो, नीचे से भी दबा दो, तो ऊपर और नीचे से दब जाएगा, राइट? पर है तो गोल, पर ऊपर से दबा हुआ है और नीचे से भी दबा हुआ है। वो चॉकलेट नहीं आती थी, पॉपिंस चॉकलेट या फिर एल्पेनलीबे चॉकलेट, कैसे गोल होता है, ऊपर से भी दबा हुआ है, नीचे से भी दबा हुआ है। समझा ना? चॉकलेट मत इमेजिन कर, खाने का नाम लेता है तो सीधा मन भटक जाता है। शेप याद रखो, आरबीसी सर्कुलर गोल है, ऊपर से भी कॉनकेव है और नीचे से भी कॉनकेव। कॉनकेव यानी दबा हुआ बेटा। ओके, सो ये हमको याद रखना है। अच्छा, आरबीसी से रिलेटेड और भी बहुत पॉइंट्स हैं, थोड़ी देर में कराता हूँ और डिटेल में। आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी के ना दो टाइप होते हैं। अब डब्ल्यूबीसी को अगर मैं माइक्रोस्कोप के अंदर देखता हूँ, ओके, सो उसके हिसाब से मैं ये देखता हूँ कि कुछ डब्ल्यूबीसी के पास ग्रैन्यूल्स है।
ग्रैन्यूल्स है यानी कैसा है कि कुछ कुछ डब्ल्यूबीसी ऐसा दिखेगा, ये देखो, ये, और कुछ कुछ डब्ल्यूबीसी ऐसा दिखेगा, यानी कुछ कुछ के पास, कुछ कुछ डब्ल्यूबीसी को पिंपल्स आया, बहुत सारा फोड़ी आया, और इसकी निखरती त्वचा, खूबसूरत त्वचा। अब ये जिसके पास ग्रैन्यूल्स है उसको हम बोलेंगे ग्रैन्युलोसाइट्स। और ये जिसके पास ग्रैन्यूल्स नहीं है इसको हम बोलेंगे एग्रैन्युलोसाइट्स। कितना आसान है देख, वापस से इंग्लिश पकड़। साइट्स यानी सेल और ग्रैन्युलो यानी ग्रेन लाइक पार्टिकल। माइक्रोस्कोप के अंदर मुझे बहुत सारे दाने जैसे ग्रेन लाइक पार्टिकल, गेहूं और चावल के दाने की तरह स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। माइक्रोस्कोप के अंदर there is absence of granules in a cell, that is why these are called as agranulocytes। हुआ ना पूरा पोस्टमार्टम बड़े बड़े हाई फाई वर्ड्स का, समझा बेटा? अब नेक्स्ट बात ध्यान से सुनो, जो एग्रैन्युलोसाइट्स है ना वो खास किस्म के स्टेम सेल्स से बनते हैं जिनको बोलते हैं लिम्फोइड स्टेम सेल्स। और जो ग्रैन्युलोसाइट्स है ना वो खास किस्म के स्टेम सेल से बनते हैं जिसको बोलते हैं माइलॉइड स्टेम सेल्स। अब स्टेम सेल्स भी ना दो तरह के हो गए बेटा। जो लिम्फोसाइट्स नाम के डब्ल्यूबीसी बनाते हैं उसको लिम्फोइड स्टेम सेल्स बोलते हैं, और जो बाकी के डब्ल्यूबीसी बनाते हैं उसको माइलॉइड स्टेम सेल्स बोलते हैं। और ये दोनों है ना बोन मैरो के अंदर रहते हैं बेटा। अब इसमें से मेन बात सुन ध्यान से, लिम्फोइड स्टेम सेल्स जो है ना इनकी खास बात यह है कि इनमें सेल डिवीजन होता है और यहां पर इनमें सेल डिवीजन नहीं होता है। सो यहां पर द सेल्स कैन डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, यहां पर द सेल्स विल नॉट डिवाइड, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब ए ग्रैन्युलोसाइट में हम लोग पहला डब्ल्यूबीसी ड्रॉ करते हैं, ऐसा गोल है, ओके, और ये उसका न्यूक्लियस है और आजू बाजू में कोई ग्रैन्यूल्स नहीं है, कोई पिंपल्स, कोई दाना, कोई ग्रेन लाइक पार्टिकल नहीं है। ऐसे डब्ल्यूबीसी को मैं बोलूंगा लिम्फोसाइट। ओके, अब बात सुनते जा ध्यान से। नेक्स्ट, दूसरा जो डब्ल्यूबीसी है वो सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी, उसका जो न्यूक्लियस है, उसका न्यूक्लियस किडनी शेप, और इसके अंदर भी कोई धब्बा, कोई ग्रैन्यूल्स नहीं है। इस वाले डब्ल्यूबीसी को हम लोग बोलेंगे मोनोसाइट्स। ओके, सुनते जा। सो एक ग्रैन्युलोसाइट्स में दो किस्म के डब्ल्यूबीसी, वेरस ग्रैन्युलोसाइट्स, अब इनके पास ग्रैन्यूल्स होता है बेटा, ओके, राइट। अब इसमें सबसे पहला जो डब्ल्यूबीसी है, ओके, ये रहा, उसका न्यूक्लियस के दो टुकड़े हैं, दो लोब्स हैं। ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा। ये हेडफोन जैसा, हेडफोन गाना सुनते ना, डीजे वैसा। और इसके अलावा ना बेटा इसमें धब्बे हैं, ये देख, इसको पिंपल आया, फोड़ी आया, फोड़ा भी आया, ग्रैन्यूल्स आया। फोड़ी फोड़ा मत लिखना एग्जाम में, मार खाएगा बेटा। ओके, इस डब्ल्यूबीसी को हम लोग बोलेंगे इओसिनोफिल। इओसिनोफिल। अब दूसरा जो डब्ल्यूबीसी है उसका न्यूक्लियस आपस में ट्विस्ट मार दिया, फोल्ड मार दिया, ये ऐसे, और इसको भी दाने हैं।
ग्रैन्यूल्स है, इसलिए ग्रैन्युलोसाइट का टाइप होता है। इसका नाम है बेसोफिल। अब आखिरी जो WBC है इस लिस्ट में, उसके न्यूक्लियस के बहुत सारे टुकड़े हैं। जैसे यहां पे सिर्फ 2 टुकड़ा है ना, ये पहला लोब, दूसरा लोब, तीसरा लोब, ओके। और इसके अलावा इसके पास भी ग्रैन्यूल्स हैं। इसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स। ओके, सो ये WBC के बेसिक टाइप्स है, ये समझा बेटा? अच्छा, अब यहाँ पे ना सबसे मेन पॉइंट जो पहले तुमको पिकअप करना है वो ये है, देखो इसमें और इसमें कोई ग्रैन्यूल्स नहीं है, इसलिए इसको एक ग्रैन्युलोसाइट बोला। इनमें सब में है ना ये दाने की तरह स्ट्रक्चर है, देयर आर ग्रेन लाइक पार्टिकल्स, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज ग्रैन्युलोसाइट्स। एंड इफ यू फाइंड ग्रेन लाइक पार्टिकल, सो डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई केमिकल होगा। और ये WBC जिसमें केमिकल है, जिसमें ग्रेन लाइक पार्टिकल है, सो केमिकल जरूर कोई ना कोई और केमिकल या स्टेन के साथ रिएक्ट करता होगा। स्टेन यानी दाग। हम लोग माइक्रोस्कोप में जब भी कोई सेल देखते हैं तो हम लोग कोई ना कोई स्टेन डालते हैं ना, ताकि वो सेल रंग जाए, उस पर कलर आ जाए, उसमें दाग लग जाए। और दाग लगने से अगर कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं। अब अगर इसके पास ऐसा ग्रैन्यूल है कि वो एसिडिक स्टेन के साथ रिएक्ट करता है, तो उसको हम इओसिनोफिल बोलेंगे। और क्योंकि ये ग्रैन्यूल्स एसिडिक स्टेन्स के द्वारा रंग दिए जाते हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम है एसिडोफिल। जहां फिल और फिलिक मतलब टू लव, और फोबिक मीन्स टू हेट, बायोलॉजी का बेसिक है। कहां लिखूं मैं? ओके, जगह किधर बचा? हाँ, इधर लिखो। फिलिक मीन्स टू लव यानी प्यार करना, एंड फोबिक मीन्स टू हेट यानी नफरत करना। जैसे अगर मैं बोलूं कि तू और मैं, हम लोग बायोफिलिक है, मतलब क्या? बायो से प्यार करता है। तू और मैं, हम लोग बायोफोबिक है, यानी बायो से नफरत करता है। नफरत करता है, मारूंगा मैं। ओके, नेक्स्ट। एसिड से प्यार करता है, इसलिए एसिडोफिलिक। अब इसके जो ग्रैन्यूल्स है वो बेसिक स्टेन के साथ रिएक्ट करते हैं, इसलिए इसको बेसोफिल बोलते हैं। ओके, इसका दूसरा नाम है साइनोफिल। बेसोफिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइनोफिल। और ये जो है ना, ये न्यूट्रल स्टेन्स के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए इसको न्यूट्रोफिल बोलते हैं। एसिडोफिल में जो स्टेन का इस्तेमाल किया जाता है, जिस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम है इओसिन। बेसोफिल को रंग देने के लिए जिस बेसिक स्टेन का इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम है मिथिलीन ब्लू। मिथिलीन ब्लू। ओके, अच्छा, नेक्स्ट। अब है ना सबका परसेंटेज याद रखना है। लिम्फोसाइट्स ना, दे आर फॉर्मिंग 20 to 25% of all WBCs. Okay, monocytes are responsible for forming 6 to 8% of all WBCs. Neutrophils are 60 to 65% of all WBCs. बेसोफिल्स आर 0.5 से लेकर 1%। इओसिनोफिल्स आर 2 to 3% ऑफ ऑल WBCs। अब देखो, अब यहाँ पे ना सबसे मेन बात, इओसिनोफिल ई से चालू हो रहा है, ई को उल्टा करेगा तो 3 हो जाएगा। सो 2 to 3% ये याद रखो।
अच्छा बेसोफिल में बेसो इज 0 ओ, तो 0.5 से लेकर 1%। सबसे ज्यादा कौन? न्यूट्रोफिल्स। ये बाय हार्ट कर लो बेटा। मोनोसाइट्स का न्यूक्लियस कैसा? देखो इसको 6 या तो इसको 8 की तरह इमेजिन करो, तो 6 to 8%। लिम्फोसाइट 20 to 25%। इसको बाय हार्ट कर लो बेटा। अब यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं, जहां क्वेश्चन में तुमको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा WBC क्वांटिटी में सबसे ज्यादा है? तो न्यूट्रोफिल्स। तो ये पॉइंट हम लोग लिखे कि न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट WBC। न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट WBC। नेक्स्ट, कौन सा WBC क्वांटिटी में सबसे कम है? दैट इज बेसोफिल। सो बेसोफिल्स आर वेरी फ्यू इन नंबर। सो यहां मैं फ्यू लिख देता हूं। कौन सा WBC साइज में सबसे बड़ा है? तो मोनोसाइट्स। सो मोनोसाइट्स आर लार्जेस्ट ऑफ ऑल WBC साइज के हिसाब से। मैं यहां साइज लिख देता हूं। कौन सा WBC साइज में सबसे छोटा है? तो लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आर स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल WBCs इन टर्म्स ऑफ साइज। ये समझा बेटा? ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आप ध्यान से सुनो। लिम्फोसाइट्स में ना दो तरह के लिम्फोसाइट्स आते हैं। एक होता है बी लिम्फोसाइट्स, ओके, और एक होता है टी लिम्फोसाइट्स। ये मैं तुझे इम्यूनिटी चैप्टर में सिखाऊंगा डिटेल में, बट अभी फिलहाल के लिए मैं तुझे शॉर्ट में बता देता हूँ। बी का मतलब होता है बोन मैरो और टी का मतलब होता है थाइमस। हालांकि बी का थोड़ा हाईफाई मीनिंग है, बर्सा ऑफ फैब्रिशियस ऑफ बर्ड्स के इसमें एक थैला था, बैग लाइक स्ट्रक्चर, उसमें ये सबसे पहली बार डिस्कवर हुआ। ओके, हम इंसानों में बी का मतलब बोन मैरो लेके चलो और टी का मतलब थाइमस। थाइमस एक छोटा सा ग्लैंड है जो हमारे हार्ट के ऊपर होता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है थाइमस ग्लैंड मुरझाते जाता है। ये सब जो WBC है ना, ये फाइटर्स है। These are the fighting cells। इनका काम है दुश्मन से लड़ना, बैक्टीरिया से लड़ना। अब फाइटिंग में कैसे? कुछ आर्मी अगर समझो राजस्थान में ट्रेन होके आई है तो हम लोग उसको राजस्थान ट्रूप्स बोलते हैं। कुछ पंजाब में अगर ट्रेन होके आई है, तो दोनों का ट्रेनिंग एरिया अलग अलग है। वैसे जो लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में डेवलप होते हैं उसको बी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, और जो लिम्फोसाइट्स थाइमस में, थायराइड नहीं है, थायराइड गले में होता है। थाइमस इज द ग्लैंड अबाउट द हार्ट, जो थाइमस में मेच्योर हुए हैं उसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स में भी आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, इसमें भी बहुत टाइप होते हैं। ओके, इसमें टी हेल्पर सेल होता है, जो दुश्मन के पास जाके बोलता है कि यस बताइए बैक्टीरिया, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, आप हमारे शरीर में क्यों आए हैं। तो बैक्टीरिया उसको मारता है, हेल्पर सेल बोलता है इसलिए आया है मैं तेरे बॉडी में, मारने आया है सबको, बॉडी में मजा मारने आया है। सो हेल्पर सेल जैसे ही जब डिस्ट्रॉय होता है तो दूसरा टी सेल आता है जिसको किलर टी सेल बोलते हैं। किलर टी सेल पागल है, उल्टी खोपड़ी का है, वो आके बैक्टीरिया को मारता है, मारता तो मारता है, आजू बाजू के नॉर्मल सेल्स को भी मारता है। इसलिए फिर टी सेल में एक और है जिसको बोलते हैं टी सप्रेसर सेल, वो किलर सेल को शांत करता है कि भाई तू शांत हो। और एक होता है टी मेमोरी सेल्स, जो याद रखता है कौन सा इन्फेक्शन था, ताकि अगली बार इस तरह का इन्फेक्शन बॉडी में वापस आए तो हम लोग इतना समय बर्बाद नहीं करेंगे उसके खिलाफ रिएक्ट करने के लिए। ये थोड़ा एडवांस पॉइंट हो जाता है, फिलहाल के लिए इतना ही याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करवा दो। मोनोसाइट्स का न्यूक्लियस कैसा है? किडनी शेप। न्यूट्रोफिल्स के न्यूक्लियस में कितने से कितने लोब्स हैं? तो तुमको न्यूट्रोफिल्स में याद रखना है कि इसके न्यूक्लियस में तुमको मिलेगा 2 to 7 लोब्स, 2 से लेकर 7 लोब्स हो सकते। नेक्स्ट, बेसोफिल का न्यूक्लियस कैसा है? ट्विस्टेड है। इओसिनोफिल्स का न्यूक्लियस कैसा है? बाइलोब्ड है, यानी 2 लोब्स है ना। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स, ये दोनों भी जो सेल्स हैं
इनका मेन लड़ने का स्टाइल को बोलने का फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस एरो कर देते बेटा। फैगोसाइटोसिस यानी ये दुश्मन को सीधा खा जाते हैं। इन WBC का अमीबॉइड मूवमेंट होता है, ऐसा अमीबा जैसा इरेगुलरली जाते हैं, वेव करते हैं। बैक्टीरिया उनको देखता है, बोलता है वाह देवा रे देवा प्रभु देवा, मस्त डांस करके आया। सो ये न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स बोलते हैं हम डांस करके नहीं आया, हम तुमसे बात करने आए कि बैक्टीरिया तू हमारे शरीर में क्या कर रहा है। सो बैक्टीरिया बोलता है मैं कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर, किसी न किसी मीडियम से आता है और मैं तुम्हारे बॉडी में 3 रात मैं लीवर में रुकूंगा, 4 दिन मैं इंटेस्टाइन्स में रुकूंगा, मेरा पूरा फैमिली का वेकेशन प्लान है। तब मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स भड़क जाते हैं, बोलते हलवा है, इधर अतिथि देवो भव, नहीं नहीं नहीं, इधर सिर्फ भव भव भव, भागो तुम यहां से। तो ये दोनों क्या करते हैं ना, ये अपने साइटोप्लाज्म को एक्सटेंड करते हैं बैक्टीरिया के आजू बाजू में। बैक्टीरिया देख रहा होता है ये क्या कर रहे हैं, फिर ये बैक्टीरिया को अंदर ले लेते हैं, अपने सेल के अंदर ले लेते हैं। तो माइक्रोस्कोप में ऐसा मालूम होता है कि ये दोनों बैक्टीरिया को खा गए, इसलिए फैगो मीन्स टू ईट, साइटोसिस मतलब सेल्स। सो मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स does phagocytosis, they are responsible for eating up the bacteria, eating up the foreign particle। कई बार तो ऐसा होता है कि मोनोसाइट्स अगर दुश्मन को नहीं हरा पाता है ना, तो एक बड़े से सेल में कन्वर्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं मैक्रोफेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, यानी मोनोसाइट अगर दुश्मन को नहीं हरा पाएगा ना, तो विकसित हो जाता है, बड़ा सेल बनता है और फिर बड़े बड़े पार्टिकल को खाने लगता है। बैक्टीरिया पागल हो जाता है, बोलता है ये अचानक से विकसित हो गया, बड़ा हो गया, पावरफुल हो गया, और वो सेल को बोलते हैं मैक्रोफेज। सो मोनोसाइट्स गेट कन्वर्टेड इनटू मैक्रोफेजेस। नेक्स्ट, एलर्जी के टाइम जो WBC सबसे ज्यादा लड़ता है वो है इओसिनोफिल। सो इओसिनोफिल्स respond to allergy। so allergic conditions में eosinophils सबसे ज्यादा respond करते हैं। बेसोफिल जो है ना, they are responsible for releasing 3 chemicals। बेसोफिल are responsible for releasing 3 chemicals which are heparin, histamine and serotonin। हिपैरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। ओके, ये तीनों केमिकल का नाम, लेट मी सी लास्ट पॉइंट ये कहां फिट कर सकते हैं हम लोग। ओके, ये तीनों का फुल फॉर्म मैं यहां लिख देता हूं। H से हिपैरिन, दूसरे H से हिस्टामिन और S से सेरोटोनिन। और इन केमिकल्स की वजह से सूजन आ जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है बेटा। और ये तीनों केमिकल्स कौन रिलीज कर रहा है? ये तीनों केमिकल्स दे आर रिलीज बाय बेसोफिल्स। ये समझा बेटा? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो सारे के सारे पॉइंट्स बराबर फिट हो रहे हैं कि नहीं बेटा? यप, आगे बढ़े। ओके फाइन, अब मैं ये रब कर देता हूं। अभी हम लोग एक एक सेल के बारे में थोड़ा डिटेल कवर कर लेंगे। जो जो पॉइंट्स ये क्लासिफिकेशन में रह गया है ना, वो पॉइंट को अब हम लोग इंडिविजुअली कवर करेंगे।
बट अभी ये जो क्लासिफिकेशन था इसको तुम अच्छे से बड़े से पेज पे अलग अलग कलर का पेन पेंसिल यूज करके अच्छे से ड्रॉ करो और सब कुछ बराबर फिट करो। जो इंफॉर्मेशन मैंने इधर उधर लिखा है तुम उसको बराबर उधर उधर ही लिखो, इधर उधर को उधर उधर, रिमेंबर सिस्टमैटिक लिखो। ओके, सो दैट तुम्हारा लर्निंग बहुत आसान हो जाएगा। चलो बीच में लेट मी हैव अ पार्टीशन सो दैट वी कैन पुट इट मोर सिस्टमैटिकली। सिस्टमैटिकली वर्ड जब भी सुनता हूँ ना मेरे को ऐसा लगता है मैं बोल रहा हूँ सिस्टम में टकली, बोले तो सिस्टमैटिकली। एनीवे जोक्स अपार्ट, ब्लड की बात चल रही है, लेट अस कंटिन्यू। अब नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट ब्लड कॉर्पस दैट इज आरबीसी। आरबीसी का शेप हमने देखा सर्कुलर और बाइकॉन्केव होता है। ओके, अब दूसरी बात ये याद रखो कि हम सबका जो आरबीसी है वो ए न्यूक्लिएटेड है। ए न्यूक्लिएटेड यानी उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। कई बार ए न्यूक्लिएटेड के बदले ओके ई न्यूक्लिएटेड वर्ड भी आ सकता है, मीनिंग सेम ही है। ए मीन्स एब्सेंस, ई मीन्स एग्जिट, यानी मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, याद रखना। सर ऐसा क्यों? ताकि हमारे आरबीसी के अंदर ज्यादा से ज्यादा जगह खाली हो पाए और उसमें ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन स्टोर किया जा सके। नेक्स्ट, कैमल एंड लामा, इन दोनों के आरबीसी में न्यूक्लियस है। ये दोनों ऐसे मैमल हैं। ओके सर, लामा क्या होता है? लामा भी कैमल जैसे होता है, उसको बहुत बाल होता है। ओके, वो क्या बाल कटाने गया नहीं, कैमल बाल काट के आया। ओके, फोटो देख लेना रे गूगल पे। इंपॉर्टेंट बात सुन, काम की बात। कैमल और लामा दोनों के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। सर इनको न्यूक्लियस क्यों दिया? क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस है वो आरबीसी को फ्लो करने में, डायरेक्ट करने में हेल्प करता है। दूसरा, इनके आरबीसी का एक्सपांशन बाकी मैमल्स के आरबीसी के एक्सपांशन के मुकाबले ज्यादा होता है। 240% टाइम्स उनका वॉल्यूम बढ़ सकता है आरबीसी का एज कंपेयर टू अदर मैमल्स, जिनका अप्रोक्सीमेटली 140-150। इसलिए कैमल्स ये सब में इतना आसानी से डिहाइड्रेशन नहीं होता है, रेगिस्तान में रहता है ना, तो पानी अगर नहीं भी मिले तो फिर भी उनका आरबीसी इतना सारा न्यूट्रिएंट्स, इतना सारा वाटर उनका ब्लड और बॉडी में स्टोर्ड रहता है। एनीवे, कैमल की कहानी अलग है। ओके, इतना ही याद रख कि इनके पास आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। क्यों आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है? क्योंकि आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर है। ऑक्सीजन कैरियर यानी वो ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम लंग्स। द ऑक्सीजन इज कैरिड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब अगर उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता तो जो ऑक्सीजन उसको कैरी करना है वो ऑक्सीजन वो खुद ही खर्चा कर ले। यानी अगर कोई चीज तुमको ट्रांसपोर्ट करना है और चीज तुम्हारी ही जरूरत है तो तुम उसको ट्रांसपोर्ट नहीं करोगे, उसका इस्तेमाल कर लोगे। जैसे तुम्हारा दोस्त बहुत भूखा है और तू उसको पिज्जा दिया, बोला ये पिज्जा है ना, तू लेके जाना, तो लेके ही जाएगा ना, खा जाएगा और निकल लेगा, बराबर है ना, राइट? ओके, सो उसी तरह से आरबीसी के पास अगर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सो जो ऑक्सीजन आरबीसी को ट्रांसपोर्ट करना है वो ऑक्सीजन उसका खुद का ही माइटोकॉन्ड्रिया खर्चा कर लेगा। इसलिए कुदरत ने आरबीसी में से माइटोकॉन्ड्रिया भी निकाल लिया
और यहाँ हमने देखा आरबीसी में से न्यूक्लियस भी निकाल लिया, ताकि आरबीसी सिर्फ वही काम करे जिसके लिए वो बना है। आगे नेक्स्ट, छोटे बच्चे में आरबीसी बनता है लीवर और स्प्लीन में। बड़े बच्चे में, बड़ा बच्चा यानी अडल्ट है बेटा, आरबीसी बनता है रेड बोन मैरो में। आरबीसी जिस सेल्स से बनता है ना, उन सेल्स को बोलते हैं हीमो साइटोब्लास्ट, और यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज रेटिक्यूलोसाइट्स। ये आरबीसी का पप्पा है। ओके, ये आरबीसी को जन्म देता है। हीमोसाइटोब्लास्ट, ब्लास्ट मींस इमेच्योर सेल, और रेटिकुलोसाइट्स, रेटिकुलोसाइट्स ही आरबीसी में कन्वर्ट होते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ये आरबीसी बनाने के लिए विटामिन B12, आयरन और फॉलिक एसिड की जरूरत पड़ती है। इसलिए बच्चों प्रेगनेंसी के टाइम पे हर प्रेग्नेंट वुमेन को फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है, विटामिन और कैल्शियम की टैबलेट दी जाती है, आयरन के कैप्सूल्स दिए जाते हैं, टैबलेट्स दी जाती है। क्यों? ताकि उसके शरीर में ज्यादा से ज्यादा आरबीसी बन पाए, क्योंकि ये रॉ मटेरियल्स है। इन्हीं सामग्री, इन्हीं इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हुए बॉडी आरबीसी बना पाता है बेटा। ओके, तो आपकी ये याद रखना, हर प्रेग्नेंट वुमेन को फॉलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम की दवाई इसीलिए चलाई जाती है। नेक्स्ट, अगर आरबीसी नॉर्मल से ज्यादा है तो उसको हम बोलेंगे पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया मींस इंक्रीज्ड आरबीसी काउंट। और अगर आरबीसी नॉर्मल से कम है तो उसको हम बोलेंगे एरिथ्रोसाइटोपिनिया। दैट मींस डिक्रीज आरबीसी काउंट। इस कंडीशन को अनीमिया भी बोल सकते हैं। अनीमिया का एक और डेफिनेशन है, अनीमिया का मतलब होता है डिक्रीज इन आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन, और वी कैन से डिक्रीज इन आरबीसी और डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन। इंग्लिश पकड़ो, यानी अगर किसी का सिर्फ आरबीसी कम हो गया उसको भी अनीमिया बोलते हैं। अगर किसी का सिर्फ हीमोग्लोबिन कम हो गया उसको भी अनीमिया बोलेंगे। या तो फिर किसी का अगर आरबीसी और हीमोग्लोबिन दोनों भी कम हो गया उसको भी अनीमिया। अनीमिया कैसा ना, सबसे कॉमन कंडीशन है जहां आरबीसी काउंट कम हो जाता है। ओके, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जहां अनीमिक पेशेंट, यानी जिसका आरबीसी काउंट कम है, हीमोग्लोबिन कम है, और जब बहुत कम हो जाता है ना तो खून चढ़ाना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है पेशेंट। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं हॉस्पिटल में जहां पर पेशेंट को बहुत ब्लड चढ़ाया फिर भी पेशेंट का आरबीसी वैल्यू इंप्रूव नहीं हुआ, उतना ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ। फिर बड़े डॉक्टर को, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक हिमेटोलॉजिस्ट को बुलाया। हिमेटोलॉजिस्ट यानी अभी अभी सिखाया था, ब्लड का स्पेशलिस्ट डॉक्टर। हिमेटोलॉजिस्ट आता है, डॉक्टर अवस्थी को बोलता है, डॉक्टर अवस्थी ये पेशेंट का इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है ना, चलो हम इसका ब्लड टेस्ट करवाते हैं। तो मैंने बोला सर बोलो ना कौन सा ब्लड टेस्ट करवाना है। सब तो ब्लड टेस्ट हो गया वैसे, बट फिर भी पेशेंट इंप्रूव नहीं कर रहा है। तो बोलता है ब्लड टेस्ट यानी ये ब्लड टेस्ट नहीं, वो ब्लड टेस्ट, पेशेंट का ब्लड टेस्ट नहीं, उसको जो ब्लड चढ़ाया जा रहा है उसका टेस्ट करवाते हैं। इमेजिन, फिर उसका टेस्ट करवाया और ब्लेंडर्स में ये पता चला उसमें ब्लड नहीं था, उसमें कैरेट जूस था, गाजर का जूस मिक्स था। मिलावट का जमाना है। इमेजिन, डॉक्टर अवस्थी कॉल करता है हिमेटोलॉजिस्ट को, सर वजह पता चल गई। एंड दैट हिमेटोलॉजिस्ट स्माइल्स एंड सेज, हाँ गाजर जूस ना, मालूम है, रच्चत। फिर जाके वो ब्लड बैंक पे एक्शन होता है। ओके, इट डजंट मीन दैट कि देयर आर बैड पीपल अराउंड, देयर आर ऑलवेज गुड पीपल हु विल कैच बैड पीपल।
ओके एनीवे, सो अनीमिया, अनीमिया में आरबीसी कम हो जाता है और हीमोग्लोबिन कम हो जाता है बेटा। नेक्स्ट, हिमेटोक्रिट वैल्यू। हिमेटोक्रिट क्या होता है? हिमेटोक्रिट इज आरबीसी का वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल ब्लड वॉल्यूम। So it is the ratio of RBC volume to the total blood volume और इसका नॉर्मल वैल्यू इज अराउंड 45%। परसेंट यानी पर 100, इन 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड एटलीस्ट अराउंड 45% शुड बी आरबीसी। हिमेटोक्रिट वैल्यू का इंपॉर्टेंस क्या है कि ये वैल्यू कम या ज्यादा होता है तो इससे हमको पता चलता है पेशेंट को अनीमिया यानी आरबीसी की कमी यानी खून की कमी है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, ईच आरबीसी के अंदर देर आर 270 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। 1 मिलियन कितना होता है? बहुत सारा। 270 मिलियन कितना होगा? बहुत बहुत सारा, बहुत सारा। रिमेंबर, एक आरबीसी में इतना हीमोग्लोबिन होता है। अब हीमोग्लोबिन का डिटेलिंग देखते हैं। हीमोग्लोबिन में हीम जो है ना, हीम बना होता है आयरन और पोरफायरिन नाम के केमिकल का। और इसमें जो ग्लोबिन वाला हिस्सा है ना बेटा, ग्लोबिन ना प्रोटीन का हिस्सा है, वो प्रोटीन का बना होता है। अब ये जो प्रोटीन है इसमें टोटल देयर आर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। Total there are 4 polypeptide chains, जिसमें से there are 2 alpha chains and there are 2 beta chains. और ये आयरन पोरफायरिन जो है ना, जो हीम का हिस्सा बनाता है, ओके, each of this heme is attached to each of these 4 chains. अब इसका रूल ऐसा है that one heme can carry 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और टोटल ऐसे 4 हीम रहते हैं बेटा। तो चारों हीम मिलकर, ओके, चारों हीम मिलकर एक हीमोग्लोबिन बनाते हैं। इसीलिए द रूल इज 4 हीम यानी एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है बेटा। एक हीमोग्लोबिन जब 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है तो उसके कॉम्बिनेशन को बोलने का ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जैसे ब्लड में हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, वैसे ही मसल्स के अंदर मायोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, ऑक्सीजन का डिलीवरी करने के लिए बेटा। ओके, तो इट इज ऑक्सीजन कैरियर विच इज प्रेजेंट इन मसल्स बेटा। और ये मोनोमेरिक प्रोटीन है, इट इज अ मोनोमेरिक प्रोटीन। और हीमोग्लोबिन जिसमें 2 अल्फा 2 बीटा, ओके, 4 स्ट्रक्चर है ना, 4 चेन है, दिस इज क्वाटरनरी प्रोटीन। So this is quaternary structure of protein, जिसको टेट्रामेरिक भी बोल सकते हैं। टेट्रा मींस 4 बेटा। ओके, अच्छा नेक्स्ट, अब जैसे ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना, वैसे ही हीमोग्लोबिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और इसमें ये याद रखो कि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के यूजुअली अमीनो एसिड वाले ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट,
अगर हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन हुआ है तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसका स्टोरी रेस्पिरेशन चैप्टर में डिटेल में सिखाऊंगा। ये समझा बेटा? ओके। अदर देन दैट, जैसे आरबीसी के 120 दिन पूरे हो जाते हैं, आरबीसी जब टूटता है, स्टोरी देख ध्यान से, आप स्टोरी देख किधर का किधर निकलेगा। कभी सोचा है तूने कि हम लोग खाना अलग अलग कलर का खाता है पर हमारा पॉटी हमेशा येलोइश ब्राउन कलर का रहता है। जैसे मैंने खाने में रेड कलर का फ्रूट्स खाया, व्हाइट कलर का वेजिटेबल खाया, ओके, अलग अलग कलर खाया, बट ऐसा नहीं है कि मैं जो कलर का खा रहा हूँ 7 अलग अलग कलर का खाया सो स्टूल भी ऐसा विप और रेनबो कलर का होगा। नहीं, स्टूल का कलर हमेशा कांस्टेंट रहता है। खाने का पदार्थ अलग अलग कलर का रहता है पर हमारे स्टूल का कलर, इमेजिन आज हम बात करें, सर आप क्या सिखा रहे हो, स्टूल का कलर बायोलॉजी है, इंपॉर्टेंट है, सुन बात ध्यान से। उसका मैकेनिज्म देख कैसा है। आरबीसी ना 120 दिन के बाद टूट जाता है। ये आरबीसी टूट गया, कौन तोड़ेगा इसको? स्प्लीन तोड़ेगा। स्प्लीन इज कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अब ये आरबीसी को, इस टूटने के प्रोसेस को बोलते हैं हीमोलाइसिस, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ ब्लड सेल्स। अब जब ये आरबीसी टूटता है ना तो उसके अंदर का हीमोग्लोबिन भी टूटेगा। अब हीमोग्लोबिन में से जो हीम वाला पार्ट था, आयरन वाला पार्ट था, उसको लीवर स्टोर कर देता है। इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन कंपाउंड। ओके, सो आरबीसी टूटा। अब आरबीसी के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन है, सो हीमोग्लोबिन भी टूटेगा। अब उसमें से जितना आयरन है, जैसे अगर तेरे घर पे टीवी टूट गया, ओके, सो टीवी के अंदर तेरे को मैग्नेट मिला या स्पीकर मिला, जो काम का मटेरियल हो तू रख लेगा ना, वैसे ही बॉडी क्या करता है, आयरन वाला पार्ट को रख लेता है। अब नेक्स्ट, अब उसमें जो पॉरफायरिन वाला पार्ट है, ये पॉरफायरिन वाला पार्ट टूटता है और कन्वर्ट होता है दो केमिकल में। इसमें ग्रीन कलर का जो केमिकल है ना, उसका नाम है बिलीवर्डिन, और रेडिश ऑरेंज कलर का जो केमिकल है, उस केमिकल का नाम है बिलीरुबिन। सो अब बेसिकली बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नाम का कचरा बन रहा है हमारे बॉडी में। क्यों हमारे बॉडी में बन रहा है? क्योंकि आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिन है। मैंने तुझसे बोला हर पल हमारे बॉडी में बहुत सारे आरबीसी हैं, हर पल टूटते जा रहे हैं। आरबीसी तो बहुत सारा है, उनमें से बहुत सारे आरबीसी का 120 दिन एवरी सेकंड कंप्लीट होता है, तो वो टूटते हैं। टूटने के बाद वो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बनाते हैं। ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन को बाहर फेंकने का काम दो ऑर्गन का है। जैसे तेरी बिल्डिंग में झाड़ू वाला और झाड़ू वाली आती है ना, हमारे घर में, हमारे शरीर में झाड़ू वाला कौन है? लीवर। झाड़ू वाली कौन है? किडनी। दोनों का झाड़ू लगाने का स्टाइल अलग है। लीवर क्या करता है? सारे कचरे को सेमी सॉलिड पेस्ट में कन्वर्ट कर देता है और स्टूल्स बनाता है, पॉटी बनाता है। किडनी क्या करती है? सारे कचरे को पानी में घोल लेती है और यूरिन बनाती है। उंगलियों के इशारे पे ध्यान मत दे, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जैसे ही आरबीसी टूटेगा, हीमोग्लोबिन टूटेगा, सो आयरन तो बॉडी रख लेता है फेरेटिन के फॉर्म में। कोरोना टेस्ट में तेरा फैमिली डॉक्टर फेरेटिन का टेस्ट करवाता है। फेरेटिन का टेस्ट, जब फेरेटिन लेवल ज्यादा आता है ना, इससे क्या पता चलता है कि शरीर में कोरोना वायरस हद से ज्यादा सूजन पैदा कर रहा है और ब्लड सेल्स को मार रहा है। ब्लड सेल में एक इंपॉर्टेंट सेल है आरबीसी। जब हद से ज्यादा फेरेटिन मिलेगा ना बॉडी में, यानी हद से ज्यादा आरबीसी टूटा है। ये समझा बेटा? ओके, एनीवे, अब जो बचा कुछ बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन है ना, वो लीवर मिक्स कर देता है बाइल जूस के साथ, बाइल सॉल्ट्स के साथ, और इसको बाहर फेंका जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। फीसेस का मतलब होता है स्टूल्स। सिंपल इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है पॉटी। और इसके वजह से हमारे स्टूल्स और पॉटी का कलर येलोइश ब्राउन कलर का ही रहता है। चाहे तुम कोई भी खाना खाओ, वो खाने में से सारा न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन निकाल के बॉडी को दे देता है, और जितना बचा कुचा अनडाइजेस्टेड फूड है वो
और लीवर के पास जितना बिलीरुबिन बिलीवर्डिन आता है आरबीसी टूटने के बाद वो, और लीवर अपना बाइल जूस उसमें डालता है, और ये सब मिक्स जब होता है ना, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन आता है, उसके वजह से स्टूल का कलर आता है। वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के वजह से यही बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जब किडनी के पास पहुंचता है, उसके वजह से हमारे यूरिन का कलर भी स्पेसिफिकली लाइट येलो कलर का होता है। देखो आज खेल लिया हमने कलर का। ओके राइट, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस प्रेजेंटेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? चलो आगे बढ़ते बेटा, लास्ट पार्ट है, अब ध्यान दें। अभी हम लोग आरबीसी का एक पार्ट फिनिश करके फिर हम लोग चलेंगे डब्ल्यूबीसी के पार्ट। ओके, अब नेक्स्ट एक पॉइंट ये याद रखना है कि किडनी से ना एक हार्मोन रिलीज होता है, जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। इसके नाम से इसका काम पता चल रहा है। एरिथ्रोपोइटिन एरिथ्रोपोइसिस करवाएगा। एरिथ्रोपोइसिस यानी इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आरबीसी फॉर्मेशन। तो ये हार्मोन क्या करता है ना, ये जाके बोन मैरो, बाजीराव मस्तानी ना बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा और बोन मैरो में से आरबीसी फॉर्मेशन करवाएगा। इस हार्मोन का नाम है एरिथ्रोपोइटिन। ये हार्मोन अच्छे से याद रखना है। अब इसमें मेन बात क्या है मालूम है, इसलिए बहुत से लोगों का जब किडनी खराब हो जाता है, ओके, इसलिए उनके शरीर में खून की कमी भी होने लगती है, क्योंकि किडनी अगर खराब हो गया तो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनेगा नहीं, तो बोन मैरो को कोई उकसाएगा नहीं और आरबीसी फॉर्मेशन कम होने लगता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी में ना एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये याद रखना है, वैसे तो सब कुछ कवर कर लिया है, डायापिडेसिस। डायापिडेसिस क्या होता है ना, डब्ल्यूबीसी कैन स्क्वीज आउट ऑफ कैपिलरीज। बेटा ध्यान दिया, मैं थक चुका हूं बट फिर भी थोड़ा ही पार्ट है, तू थकना नहीं बेटा, चौक भी खत्म होने आ रहा है, टॉपिक भी खत्म होने आ रहा है। WBC can squeeze out of capillaries। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डायबिटीज। यानी समझो फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल्स के अंदर सेल्स है, स्क्वेमस एपिथेलियम होता है बेटा यहाँ पे, और इस लेयर को एंडोथीलियम बोलते हैं। इनरमोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल विच इज मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम, फ्लैट सेल्स। अब डब्ल्यूबीसी का देखो कैसा है, ये डब्ल्यूबीसी अमीबा के शेप जैसा है। अब ये डब्ल्यूबीसी क्या करता है ना, धीरे धीरे ये स्क्वेमस एपिथेलियम में से निकलने की कोशिश करता है। अब कुछ समय बाद देखो, ये एंडोथीलियम, अब वही डब्ल्यूबीसी आधे से ज्यादा निकल आया, थोड़ा ही बचा इस तरह, और कुछ समय बाद ऑलमोस्ट पूरा निकल आया है, और फिर वो कहां जाएगा, उस एरिया की तरफ बढ़ेगा जहां पर सूजन है, इन्फ्लेमेशन, शॉर्ट में लिखा बेटा। ये कैसी बात हो गई, जैसे तू किसी मंदिर या फिर किसी पार्क में ओके जब जाता है और बड़ी लाइन रहती है, लाइन ऐसे जा रही है, फिर घूम के जा रही है, फिर ऐसे घूम के जा रही है, और तेरे को पहुंचना है, और यहाँ पर लाइन के बीच में ऐसे रॉड्स लगे हैं, तो तू क्या करता है, वो रॉड्स के बीच में से घुस के निकल जाता है। यू आर स्क्वीजिंग योर बॉडी इन बिटवीन द रॉड्स, और शॉर्टकट मारते ना, क्यों, इतना घूम के कौन जाएगा,
तो सीधा शॉर्टकट मार दे तू। वैसे WBC है ना, कई बार जब सूजन वाले एरिया में पहुंच के दुश्मन से लड़ना है, बैक्टीरिया से लड़ना है, उनको मारना है, हराना है और वो एरिया में जीतना है, और ये लड़ाई की वजह से वहां सूजन आता है, इन्फ्लेमेशन आता है। तो WBC क्या करता है ना, कैपिलरीज के वॉल्स के बीच में से, सेल्स में से स्क्वीज होकर निकल आता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे डायापिटेसिस। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझा? आगे बढ़ते। नेक्स्ट, अगर WBC हमारे बॉडी में कम हो गया तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे ल्यूकोपीनिया। अगर WBC हमारे बॉडी में बढ़ गया तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। सर WBC कम कब होता है? अच्छा, WBC कम होगा HIV इंफेक्शन में, यानी एड्स में, एड्स, ओके, और ट्यूबरकुलोसिस में, और तरह तरह के कंडीशन होते हैं। और WBC बढ़ेगा किसमें? WBC बढ़ता है यूजुअली इन्फेक्शन के मामले में, यानी ज्यादा पुलिस वाला तेरे को कब दिखेगा? जब कोई क्राइम हुआ रहेगा, कोई चोर आया रहेगा। उसी तरह से ज्यादा WBC बढ़ेगा कब? जब कोई बैक्टीरिया आया होगा। तो इन्फेक्शन में बढ़ता है, ओके। WBC प्रेगनेंसी में भी बढ़ता है। नेक्स्ट, पर यही WBC काउंट अगर बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन WBC काउंट, उस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर। अब इसमें ये मत सोचना कि सर WBC बढ़ रहा है, WBC तो पुलिस वाला है, रक्षक सेल है, और जितना ज्यादा रहेगा अच्छा है। नहीं 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 नहीं, पर सोचो वही पुलिस वाले आधे लंगड़े हैं, आधे अंधे हैं, आधे बहरे हैं, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, सब डिफेक्टिव है। तो इतना सारा गर्दी करके क्या फायदा? कैंसर में यही होता है, सेल्स बहुत तेजी से डिवाइड होते हैं, उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। पर इतने सारे जो सेल्स बन जाते हैं ना, सारे डिफेक्टिव होते हैं, फिर वो सेल्स मिलकर गांठ बनाते हैं, स्वेलिंग बनाते हैं, उसको ट्यूमर बोलते हैं। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया बोलते हैं, क्योंकि इसमें WBC हद से ज्यादा डिवाइड होता है और सारे WBC डिफेक्टिव होते हैं। इसलिए बॉडी का डिफेंस बढ़ने के बदले उल्टा डिफेंस कम हो जाता है, क्योंकि ये डिफेक्टिव सेल्स है ना, नॉर्मल कामकाज में टांग अड़ाते रहता है। ये तुमको याद रखना है। अच्छा, एक जनरल रूल याद रखो, किसी भी वर्ड के एंड में साइटोसिस या फीलिया आया ना, यानी वो बढ़ गया है, नॉर्मल से ज्यादा है। और किसी भी वर्ड के एंड में पीनिया आया ना, यानी वो कम हो चुका है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल बता दिया अवस्थी सर ने तुझे। अब WBC में इतने सारे टाइप है, ठीक है। अब ये रूल को अप्लाई करते हैं। अब मैं तेरे सामने ना बहुत सारे वर्ड्स लिखता हूं, जैसे यहां लिखना चाहूंगा, लिम्फोसाइटोसिस, लिम्फोसाइटोपीनिया, जैसे लेट्स से इओसिनोफिलिया, जैसे न्यूट्रोफिलिया, जैसे न्यूट्रोपीनिया, ओके। और लेट्स से, हाँ चलो प्लेटलेट्स की बात करते हैं। प्लेटलेट्स के हिसाब से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और लेट्स से थ्रोम्बोसाइटोसिस। तेरे को सिर्फ क्या नोटिस करने का लास्ट में, साइटोसिस, साइटोसिस मतलब नॉर्मल से ज्यादा है, पीनिया, पीनिया मतलब नॉर्मल से कम है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी प्लेटलेट्स हैज डिक्रीज्ड एंड थ्रोम्बोसाइटोसिस यानी प्लेटलेट्स नॉर्मल से ज्यादा हो गए।
अब ये सब जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग इज योर होमवर्क। तू कमेंट सेक्शन में लिख कि इसका मीनिंग क्या होता है। लिम्फोसाइटोसिस यानी लिम्फोसाइट्स बढ़ेगा कि कम होगा, लिम्फोसाइटोपिनिया में बढ़ेगा कि कम होगा, इओसिनोफिलिया में इओसिनोफिल्स बढ़ेगा कि कम होगा, इसके मदद से पहचान देना। न्यूट्रोफिलिया में न्यूट्रोफिल्स बढ़ेगा कि कम होगा, और न्यूट्रोपिनिया। याद रखना किसी भी वर्ड के एंड में साइटोसिस या फिलिया आया यानी बढ़ गया, पिनिया आया यानी कम हो गया। ओके, अच्छा प्लेटलेट्स के मामले में दूसरी बात ये याद रखो कि प्लेटलेट्स अगर नॉर्मल से कम हो गया ना तो बॉडी में हेमोरेज होता है। हेमोरेज होता है यानी ब्लीडिंग होता है। और ऐसा कंडीशन यूजुअली किस में होता है? डेंगू में होता है, डेंगू फीवर और मलेरिया में। डेंगू और मलेरिया में प्लेटलेट्स कम होता है। नॉर्मल प्लेटलेट्स जैसा कि मैंने तुझे सिखाया 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक होना चाहिए। 1,50,000 से लेकर 3,50,000 तक होना चाहिए। अब अक्सर इसलिए किसी को भी डेंगू या मलेरिया होगा ना, उसका प्लेटलेट्स देखना 1.5 लाख से कम हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, 80,000, 60,000, 50,000। 50,000 से जब कम हो जाता है ना तो लाइफ को रिस्क हो जाता है बेटा। ऐसे मामले में एक सलाह देता हूं तुमको, पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा पपैया खाने बोलो, पपैया का जूस, उसके लीफ का जूस अगर वो पी सकता है बहुत अच्छी बात है। ड्रैगन फ्रूट खाने बोलो, कीवी खाने बोलो। अक्सर हम डॉक्टर्स एक टैबलेट देते हैं जिसका नाम है कैरीपिल, पपैया से ही बनती है, इससे प्लेटलेट्स बढ़ता है। और तो और उसको बीट का जूस, गाजर का जूस, ये सब खिलाओ पिलाओ, इससे प्लेटलेट्स बढ़ता है। क्योंकि मलेरिया और डेंगू पेशेंट में जब प्लेटलेट्स बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है ना तो पेशेंट अचानक से ब्लीड करने लगेगा, शरीर के कोई भी हिस्से से वो खून फेंकने लगेगा, नाक से खून आने लगेगा, खांसी में उल्टी में खून आने लगेगा, आंख से खून, कान से खून, पेशाब में, यूरिन में खून, स्टूल्स में खून, या तो इंटरनल ब्लड वेसल्स फट सकते हैं और उसके हिसाब से पेशेंट का डेथ हो सकता है बेटा। और अगर प्लेटलेट काउंट बहुत ही ज्यादा कम है तो डॉक्टर ना प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन करवाता है, ब्लड बैंक से प्लेटलेट्स का पैकेट मंगाता है जो टिपिकली घी की तरह दिखता है, येलो कलर का। और यूजुअली रूटीन तौर पे हम ये हॉस्पिटल्स में करते हैं बेटा। ओके, पेशेंट को ब्लड प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन करते हैं तब जाके उसका प्लेटलेट्स इंप्रूव होता है। और मलेरिया और डेंगू में प्लेटलेट काउंट क्यों कम होता है? क्योंकि खास करके डेंगू में डेंगू वायरस की वजह से होता है और मलेरिया एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। और डेंगू का जो वायरस है उसका नाम है डेंगू वायरस। ओके, दैट इज आर्ब्रो वायरस। अब ये आर्ब्रो वायरस क्या करता है ना, बोन मैरो के कामकाज को सप्रेस कर देता है। अब बोन मैरो ही तो प्लेटलेट्स बनाता है ना, और तो और जितने भी प्लेटलेट्स हैं उसका भी डिस्ट्रक्शन होता है बॉडी में बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। यानी जितने प्लेटलेट्स हैं वो तो मर रहे हैं और नए प्लेटलेट्स बन नहीं रहे क्योंकि वायरस ने बोन मैरो के कामकाज को सप्रेस कर दिया। इसलिए मलेरिया और डेंगू में कैसा है ना, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है और पेशेंट को हमेशा ब्लीडिंग का रिस्क लगा रहता है बेटा। और डाइट के तौर पे पेशेंट को ये सब खिलाना पिलाना चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। समझा बेटा? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अच्छा एक एक्स्ट्रा बात ये याद रखना जो अक्सर क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ओके, कई बच्चे मुझे क्लासरूम में भी अक्सर पूछते हैं कि सर ये पस क्या होता है। ओके, बॉडी के अलग अलग हिस्से में ऐसा हमको फोड़ी आ जाता है और फोड़ी में से व्हाइटिश येलो कलर का गाढ़ा गाढ़ा पानी निकलता है जिसको हम लोग हिंदी में मवाद बोलते हैं, मराठी में पू बोलते हैं। मवाद आ रहा है, पू आला बाहर। ओके, अब ये पस एक्चुअली क्या होता है ना, जब भी बॉडी में लड़ाई होता है बैक्टीरिया, अब इससे लड़ने के लिए कौन आए? हमारे डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी में खास बैक्टीरिया को खाएगा कौन? न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस करते हैं बेटा। और तो और मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस किसका विकसित अवतार है? मोनोसाइट्स का।
तो जब इन दोनों में झगड़ा होता है ना, बैक्टीरिया वर्सेस WBC, तो कुछ बैक्टीरियाज मर जाते हैं, ये देख, ये बैक्टीरिया मर गया, उल्टा भी यानी बैक्टीरिया मर गया। ओके, कुछ WBC भी मर जाएंगे, ये सब उल्टा कर देंगे। तो मरा हुआ बैक्टीरिया, मरा हुआ WBC और मरे हुए सेल्स, ये सब बाहर निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ पस। सो पस का मतलब क्या होता है? पस का मतलब होता है डेड बैक्टीरिया, डेड WBC एंड द डेड सेल्स। डेड सेल्स को है ना, आजू बाजू के जो सेल्स है ना, उसको डेब्रिस बोलते हैं। डेब्रिस यानी कचरा, और ये सब का सब बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ पस। ओके, सो बॉडी में से कभी भी किसी भी पार्ट से पस निकलेगा ना, यानी वहां पे जंग छिड़ गई थी, लड़ाई हुई थी, और उस लड़ाई में कुछ दुश्मन मारे गए, बैक्टीरिया मारा गया, कुछ हमारे सोल्जर्स मारे गए, WBC मारे गए, खासम खास कौन? न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस। और आजू बाजू के गांव तबाह हो गए, आजू बाजू के सेल्स तबाह हो गए, और ये सब का सब बॉडी येलोइश व्हाइटिश कलर का पानी बनाता है, गाढ़ा गाढ़ा, और उसको बॉडी के बाहर फेंक देता है, जिसको हम लोग पस बोलते हैं। ठीक है, सो इस पस के साथ आज का ये लेक्चर बस कर देते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। ओके, जहां हमने ब्लड के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया है। ओके, खून भरा ये लेक्चर था, इंग्लिश में बोले तो दिस वाज अ ब्लडी लेक्चर। ब्लडी लेक्चर गाली नहीं देता बेटा, इंफॉर्मेटिव लेक्चर, यो लेक्चर। सो कीप रीडिंग, कीप रॉकिंग, रीड बायो, ब्लीड बायो, यो बायो। नमस्ते।